बोलो। नमस्कार मित्रों, महाराजा सूरजमल महाविद्यालय की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बात कर रहे थे अपन राजस्थान विश्वविद्यालय का जो बीए प्रथम वर्ष का पेपर, उसके टॉपिक अपने यहाँ पढ़े, उन पर चर्चा करी। तो जैसे हम राजनीति विज्ञान का प्रथम पेपर का जो सिलेबस देखते हैं, उसमें जो तीसरे नंबर की जो इकाई है, उसमें आपके विचारधारा एक शब्द दिया गया है, जिसमें उदारवाद को जोड़ा गया है। उदारवाद है आपके सिलेबस में। तो आज हम यहाँ उदारवाद के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो उदारवाद है क्या चीज़? उदारवाद को अंग्रेजी में लिबरलिज्म कहा गया है, जिसका अर्थ स्वतंत्रता से है। यहाँ मैंने लिखा है कि जो उदारवाद शब्द है लिबरलिज्म, वो लैटिन भाषा के लिबर शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या है? स्वतंत्रता। यानी कि लिबरलिज्म यानी उदारवाद का अर्थ है व्यक्ति की स्वतंत्रता से है। अब उदारवाद क्या अपने आप में समाहित किया हुआ है, ये मैंने अपने बोर्ड पर 2-3 लाइन लिखी हैं उदारवाद के बारे में, कि उदारवाद इस बात पर बल देता है कि समस्त मानवीय व्यवस्था का केंद्र व्यक्ति ही है। यानी कि उदारवाद को जब अपन पढ़ते हैं तो मेन जो फोकस है वो व्यक्ति पर किया गया है। ठीक है, राज्य, समाज व अन्य संस्थाएं इस व्यक्ति के साधन मात्र ही हैं और समस्त राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक व्यवस्था का निर्धारण व्यक्ति को केंद्र मानकर ही किया जाना चाहिए। यानी कि जैसे मान लीजिए व्यक्ति की जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, उसका जो ढांचा है, जिस प्रकार से वो समाज में रहता है, सारी राजनीतिक, सामाजिक, जो आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, संगठन हैं, वो उन सभी चीज़ों में एक व्यक्ति को इम्पोर्टेंट माना गया है और वो व्यक्ति के कार्यों में बाधक ना बने, व्यक्ति स्वतंत्र रहे। इन चीज़ों को उदारवाद के अंदर समाहित किया गया है। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि जो उदारवाद शब्द है, लिबरलिज्म है, वो लिबर शब्द से बना, जिसका अर्थ स्वतंत्रता है। यहाँ स्वतंत्रता से मतलब है यहाँ व्यक्ति की स्वतंत्रता से। आपको परीक्षा में पूछा भी जा सकता है कि उदारवाद की आत्मा किसको कहा गया है? जॉन लॉक को, और उदारवाद का घर इंग्लैंड। ठीक है, तो ये विचारधारा उधर जो यूरोप है उस महाद्वीप से ये शुरू हुई है। तो ये जो उदारवाद का मैंने जो बताया गया है आपकी बुक में, जिसे आपको पूछ लिया जाए परीक्षा की दृष्टि से उदारवाद क्या चीज़ है, इसमें मैंने लिखा है कि उदारवाद इस बात पर बल देता है कि समस्त मानवीय व्यवस्था का केंद्र व्यक्ति ही है। यानी उदारवाद के तहत व्यक्ति को इम्पोर्टेंट माना गया है। राज्य, समाज में जो अन्य संस्थाएं हैं वो व्यक्ति के साधन मात्र हैं। समस्त राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था का निर्धारण व्यक्ति को केंद्र मानकर ही किया जाना चाहिए। अब इसके आगे मैं 2-3 आपको जो विशेषताएं बताता हूँ कि उदारवाद की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, वो मैं बताता हूँ यहाँ। सभी मनुष्य समान वे सामाजिक प्राणी। ठीक है, यानी कि जो सभी मनुष्य हैं वो समान हैं, और यानी कि समाज में है वो सोशल प्राणी की तरह से कहा गया है। व्यक्ति की स्वतंत्रता व अधिकार
यानी कि उदारवाद की जो मेन अपन विशेषताएं देखते हैं वो कौन कौन सी हैं। मैंने लिखी है कि सभी मनुष्य समान व सामाजिक प्राणी हैं, कानून को सर्वोच्च माना गया है, व्यक्ति की स्वतंत्रता व अधिकार और वह शासन अच्छा जो व्यक्ति के जीवन में कम हस्तक्षेप करे, व्यक्ति के जीवन में कम हस्तक्षेप करे। यानी कि उदारवाद जब अपन पढ़ते हैं तो उदारवाद की जो मोटी मोटी विशेषताएं हैं वो देखते हैं कि क्या इसकी एक तरह से देखा जाए। जैसे मान लीजिए आपको परीक्षा के तहत 2 नंबर में पूछ रहे 2 विशेषताएं लिखी या 5 नंबर के आपके सवाल पूछा जाएगा उदारवाद की कौन कौन सी जो विशेषताएं हैं वो मैंने जो है कि सभी मनुष्य समान व सामाजिक प्राणी। उदारवाद इस बात पर बल देता है कि जो सभी मनुष्य हैं वो प्राकृतिक दृष्टि से या जन्म से समझ से सभी समान हैं और एक आपस में जो मिले जुले जो समाज में है वो अपना जीवन यापन करते हैं। दूसरा है कानून सर्वोच्च। उदारवाद मानता है कि व्यक्ति कहीं भी रहे उस पर एक कानून का शासन होगा और सभी व्यक्ति उस कानून का पालन करेंगे, इसलिए कानून को सर्वोच्च इसमें माना गया है इस विचारधारा में। तीसरा है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता व अधिकार। व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता और पूरे अधिकार मिले होने चाहिए, उन पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। और इसकी चौथी विशेषता कि वह शासन या सरकार अच्छी है जो व्यक्ति के जीवन में कम हस्तक्षेप करे। यानी कि उदारवाद का मेन लक्ष्य ये है कि व्यक्ति पर जो है जो प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, प्रतिबंधों का अभाव होना चाहिए। तो उदारवादी जो विचारक हैं वो इस बात पर बल देते हैं कि व्यक्ति के जीवन में सरकार का या शासन का कम हस्तक्षेप होना चाहिए, उसको स्वतंत्रता मिली होनी चाहिए। तो ये इसकी जो मोटी मोटी विशेषताएं उदारवाद की ये जो मैंने लिखी हैं। अब अपन पढ़ते हैं कि जो उदारवाद जो विचारधारा है उसका उदय किस कारण से हुआ, क्या कारण रहे कि उदारवादी विचारधारा। इसकी जो पृष्ठभूमि है वो क्यों चर्चा में आई, ऐसे क्या कारण रहे कि उदारवाद की जो विचारधारा है उसका जन्म हुआ। तो अपन देखते हैं पहला है औद्योगिक क्रांति। दूसरा है नव जागरण। तीसरा है धर्म सुधार। निरंकुश शासन के प्रति असंतोष। देखिए जब अपन पढ़ते हैं उदारवाद के उदय के कारण कौन कौन से, तो सबसे पहला ये कारण रहा कि औद्योगिक क्रांति को पूंजीवादी वर्ग का जो उदय है वो अपन पढ़ते हैं। तो जो औद्योगिक क्रांति है वो सबसे पहले इंग्लैंड में हुई, तो यूरोपीय देशों और इंग्लैंड जो भी है यूरोप महाद्वीप में हुई। तो सबसे पहले इसमें अपन पढ़ते हैं कि जब औद्योगिक क्रांति हुई तो संसाधनों का विकास तेज़ी से हुआ, उत्पादन बढ़ा तो लोगों के पास पैसा आया। पैसा आने पर व्यक्ति अपने हिसाब से जीवन जीना चाहता है, वो अधिक स्वतंत्रता में रहना चाहता है। उसके जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जीवन में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, व्यक्ति ऐसा चाहने लगा।
वो ये चाहने लगे कि मेरे ऊपर किसी प्रकार के प्रतिबंध नहीं होने चाहिए। तो एक लोगों की सोच में एक परिवर्तन हुआ कि मुझे अब स्वतंत्र रहना चाहिए, मुझ पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। तो एक विचारधारा लोगों के सामने कि ये कारण रहा कि औद्योगिक क्रांति पूंजीवादी वर्ग का जो उदय हुआ, इससे व्यक्ति के प्रतिबंध जो उस पर लगे हुए थे वो छूट पाने की कोशिश करने लगे और उसके विचारों में एक परिवर्तन सा हुआ। तो ये एक मुख्य कारण रहा औद्योगिक क्रांति पूंजीवादी जो वर्ग है उसका उदय। दूसरा है नव जागरण, यानी कि जो यूरोप या इंग्लैंड धर्म से संबंधित या पोप से स्वतंत्र, पोप का जो शासन है वो ये चाहता था कि मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, और जो लोगों के मन मस्तिष्क में उनकी एक सोच बनी हुई थी वो काफ़ी गहरी थी। तो लोग जिस प्रकार से समय बदला, आधुनिक समय में उन्होंने प्रवेश किया तो उनकी सोच में एक परिवर्तन हुआ, उनके मनों में एक परिवर्तन हुआ। अनेक जो विचारक थे उनके माध्यम से लोगों की सोच में परिवर्तन हुआ। तो एक नव जागरण का आंदोलन चला, नव जागरण से संबंधित एक आंदोलन चला कि नहीं साहब, ये जो पुरानी परिपाटियाँ उस समय से चली आ रहे हैं उनमें परिवर्तन होना चाहिए। तो एक तरह से नव जागरण जो लोगों में क्रांति लाया, एक ये भी कारण रहा इसका उदारवाद की। तीसरा है धर्म सुधार, जो भी मैंने यहाँ बात करी कि पोप जो भी चलता है वहाँ ईसाईयत कानून चलता है, तो लोगों में उसने एक उनके दिमाग में एक घर बना रखा था कि जो पोप कह रहा है वो ही सत्य है। लेकिन समय के साथ बदलाव हुए इन चीज़ों में, और जो धार्मिक क्षेत्र में पोप की जो निरंकुशता बनी हुई थी उस पर अंकुश लगा, और समय के साथ एक बदलाव की भार आई। तो जो धर्म लोगों में बैठा हुआ था, तो धर्म के प्रति भी लोगों में एक जागरूकता उत्पन्न हुई। तो इससे भी एक उदारवाद की जो विचारधारा है उसमें उदारवाद का एक चरण कहा जा सकता है। चौथा है निरंकुश शासन के प्रति असंतोष, यानी कि जो वहाँ का शासक था या राजा था वो एक निरंकुश शासन की परिपाटी चला रहा है कुछ समय से, तो लोगों में एक ये भी असंतोष था कि वास्तव में एक लोकतंत्र की स्थापना होनी चाहिए, सभी लोगों को समान अधिकार और स्वतंत्रताएं मिलनी चाहिए, सभी को जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए। तो ये जो आपको जैसे मान लीजिए परीक्षा की दृष्टि में पूछा जाए उदारवाद के उदय के कारण कौन कौन से रहे, तो ये आपको लिखना है कि औद्योगिक क्रांति और पूंजीवादी वर्ग का जो उदय है, नव जागरण है, धर्म सुधार से संबंधित निरंकुश शासन के प्रति असंतोष, ये आपको परीक्षा की दृष्टि से पूछे जा सकते हैं। आप अपने नोट में नोट कर लीजिए। अब अपन आगे पढ़ते हैं कि उदारवाद के मूल सिद्धांत कौन कौन से रहे वो। उदारवाद के मूल सिद्धांत, मानवीय विवेक में आस्था, उदारवाद की आत्मा इसको कहा गया है जॉन लॉक। उदारवाद की आत्मा इसको गया है, परीक्षा की दृष्टि से भी आप ध्यान रखें कि जॉन लॉक जो है उनको उदारवाद की आत्मा कहा गया है। दूसरा है इतिहास व परंपराओं का विरोध, इतिहास व परंपराओं का विरोध। उदारवाद के मूल सिद्धांत उसमें पहला मैंने लिखा कि मानवीय विवेक में आस्था, इतिहास व परंपराओं का विरोध, मानवीय स्वतंत्रता में विश्वास, मानवीय स्वतंत्रता में विश्वास। मानवीय स्वतंत्रता में विश्वास, व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों का धारणा में विश्वास, धर्मनिरपेक्ष राज्य का उदय, ये सब इसके कारण करें। तो उदारवाद के मूल सिद्धांत उसमें मैंने लिखा कि मानवीय विवेक में
आस्था। यानी कि अभी हमने पहले चर्चा की कि जब उदारवाद नहीं था या उदारवाद के समय के पहले की बात कर दें तो धर्म के प्रति, शासन के प्रति एक निरंकुशता की स्थिति बनी हुई थी। तो लोगों को उससे छुटकारा मिला, ठीक है, उसके विचारों में एक परिवर्तन हुआ। तो अपन को ध्यान देना कि वास्तव में उदारवाद चाहता क्या है, उसके मूल सिद्धांत कौन से रहे। इसमें पहले मैंने लिखा कि मानवीय विवेक जो है उसमें आस्था, मानवीय विवेक में आस्था। तो उदारवाद ये कहना चाहता है कि मनुष्य अपने विवेक के अनुसार क्या करना चाहता है, वो अपने मन मस्तिष्क में क्या सोचता है, और अगर वो अच्छा सोचता है तो उसी के अनुसार वो कार्य करे। दूसरा मैंने लिखा कि इतिहास और परंपराओं का विरोध, यानी कि प्राचीन समय से जो इतिहास में जो घटनाएं चली आ रही हैं, परंपराएं चली आ रही हैं, तो उदारवाद उन चीज़ों का विरोध करते हुए, नष्ट करते हुए आधुनिकता की चीज़ें वो अपनाना चाहता है। तीसरा मैंने लिखा है कि मानवीय सत्ता में विश्वास। इस प्रकार से अभी मैंने आपको बताया कि निरंकुश शासन की जो प्रवृत्ति चली हुई थी, लोगों को उससे छुटकारा मिल गया। तो उदारवाद ये चाहता है कि मनुष्य के जो अधिकार और जो उसकी स्वतंत्रताएं हैं वो उसको मिलनी चाहिए, जिससे कि वो अपना आनंदमय जीवन जी सके। एक है धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष राज्य की धारणा। हाँ मित्रों, अपन बात कर रहे हैं कि मानवीय क्षमता में विश्वास है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता, जो अधिकार उसके प्राकृतिक रूप से मिले हुए हैं, उनका हनन नहीं होना चाहिए। अगला जो मूल सिद्धांत है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य की धारणा, यानी कि लोगों पर जैसे मान लीजिए धर्म थोपा हुआ है कि साहब आपको इसी धर्म का पालन करना चाहिए, तो उदारवाद इस बात का खंडन करता है। उदारवाद ये चाहता है कि वास्तव में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, लोगों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए, किसी भी धर्म को अपनाना चाहिए। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य की जो धारणा है वो उदारवादी चाहते हैं, उदारवाद का मूल सिद्धांत रहा है। अगली जो मूल सिद्धांत मैंने लिखा कि व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों में विषय, यानी कि प्राकृतिक रूप से उसके जो अधिकार मिले हुए हैं वो उदारवाद ये चाहता है कि वास्तव में इस प्रकार का होना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष राज्य की जो बात कर रहे हैं, तो उदारवाद ये चाहता है कि वास्तव में धर्मनिरपेक्ष यानी कि जो किसी एक धर्म से बंधे हुए लोग हैं वो एक धर्म से नहीं होने चाहिए, यानी कि व्यक्ति के जीवन में पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो किस धर्म को अपनाना चाहता है, किस धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता है। तो उदारवाद का ये मूल सिद्धांत रहा कि धर्मनिरपेक्ष राज्य की धारणा अपनाई जानी चाहिए। अगला बिंदु पर बात करते हैं व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की विषय, यानी कि प्रकृति के द्वारा जो व्यक्ति को अधिकार मिले हुए हैं उन अधिकारों में किसी प्रकार का फेरबदल या छेड़छाड़ या प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। एक उदारवाद का मूल सिद्धांत लिखा है कि लोकतांत्रिक पद्धति का समर्थन। जिस प्रकार से लोकतांत्रिक पद्धति में व्यक्ति को स्वतंत्रता, अधिकार ये सब मिले होते हैं, कार्य करने की छूट वगैरह, और समय समय पर, नियत समय पर चुनाव, सरकारों का गठन, राजदलों का गठन, फेरबदल, ये सब होता चलता रहता है। तो इस प्रकार लोकतांत्रिक पद्धति का वो समर्थन करना चाहता है तो उदारवाद। एक बिंदु मैंने लिखा यहाँ अंतर्राष्ट्रीय शांति का पोषण, यानी कि उदारवाद ये चाहता है कि जो जितने भी वर्ल्ड के देश है, संसार के देश में, उनमें सभी शांति बनी रहे, किसी प्रकार कोई भी राष्ट्र एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण ना करे, किसी एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप ना करे। तो ये जो मोटे मोटे मैंने लिखे हैं उदारवाद के कुछ सिद्धांत: मानवीय विवेक में आस्था, इतिहास व परंपराओं का विरोध, मानवीय स्वतंत्रता में विश्वास, धर्मनिरपेक्ष राज्य की धारणा, व्यक्ति की प्राकृतिक अधिकारों में विश्वास, लोकतांत्रिक पद्धति का समर्थन और अंतर्राष्ट्रीय शांति का पोषण। एक चीज़ मैंने लिखी है कि उदारवाद की आत्मा किसको कहा गया है, जो हम लोग को ये आपको दोनों करके सवाल में पूछा जा सकता है, और एक पूछा जा सकता है उदारवाद का घर कहा गया है इंग्लैंड को। तो ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए। उदारवाद के जो समर्थक विचारक हैं वो लॉक है, एस मिल है, टी एच मिल है, वो व्यक्ति की स्वतंत्रता का
व्यक्ति की स्वतंत्रता वो चाहते हैं कि व्यक्ति बिल्कुल स्वतंत्र रहे, उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध ना रहे। तो अपन ने चर्चा करी कि जो उदारवाद जो शब्द है लिबरलिज्म, उसका अर्थ क्या है, स्वतंत्रता और व्यक्ति की स्वतंत्रता से वो संबंधित रहा। उदारवाद की विशेषताएं अपन ने पढ़ी, उदारवाद के उदय के जो कारण हैं वो पूछे लिखे अपन ने, और उदारवाद के मूल सिद्धांत। तो ये आपको डिसाइड करना है कि परीक्षा में जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है वो किस प्रकार से पूछा जा रहा है। छोटा क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है, या जैसे मान लीजिए 150 शब्दों में 5 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है तो उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। उदारवाद की क्या मूल प्रतिक्रिया है, क्या मूल अभिक्रिया है। और जैसे निबंधात्मक सवाल आपसे पूछा जा रहा है तो जितना भी अपन ने यहाँ चर्चा करी, जो मैंने बोर्ड पे लिखा, वो आपको उसमें पूरा लिखना है। उदारवाद से संबंधित विचारक जॉन लॉक, टी.एस. ग्रीन वगैरह जो मैंने आपको लिखे, ये सब आपको उसमें लिखना है। तो ठीक है मित्रों, आगे वाली क्लास में अगले बिंदु पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।